मैं यही पहुंचा था, यही यहाँ खड़ा पर। था अच्छा और मेरा चेहरा इस तरफ था। अच्छा। तो इसी दौरान पीछे से ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ ही यानी मेरे कान के पर्दे उस वक्त डिस्टर्ब हो गए, खून के फुहारे मेरे ऊपर जारी हो गए और मेरे बदन पे पूरे इंसानी आज़ा के छींटड़े। जख्म मौलाना साहब आपके चेहरे पे लगे हैं और जी आपने अभी फरमाया कि आपका चेहरा उस तरफ था, जी बिल्कुल। तो ये बस कैसे जख्म आया? आपको ये बताया गया कि वो हयात हैं? मुझे ये बताया गया हयात हैं। मैंने चीखना शुरू कर दिया कि अब्बू अब्बू। बस उसके बाद क़यामत का मंजर था। मैं जब ऊपर चढ़ा तो मौलाना साहब की लाश इस प्लेटफॉर्म से उड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई। मेरे चचा मौलाना राशिदुल हक साहब मेरे पास वार्ड में आए और मुझे ये कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि उनकी शहादत मौके पर ही हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और जामे दारुल उलूम कोड़ा खटक हक्कानिया के नाम से ये मदरसा मशहूर है, इसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ मौलाना हामिदुल हक शहीद के बड़े साहिबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी मौजूद हैं और ये वो मकाम है कि जहाँ पर जिस दिन ये अफसोसनाक सानिया हुआ, मौलाना हामिदुल हक को टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी इसी जगह पे तकरीबन मौजूद थे। ये मज़ीद हमें बताएंगे कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। ये जब अफसोसनाक वाक़या हुआ था तो इब्तिदाई इतलात तो ये थी कि ख़ुदकुश हमलावर ने अगली सफ़ों में ख़ुद को उड़ाया या नमाज के दौरान ये धमाका हुआ। आप जो एक्चुअल सूरत हाल है वो ज़रा बताइएगा। मौलाना साहब की जो एक रूटीन होती थी वो किस वक्त तशरीफ़ लाते थे और नमाज में शरीक होते थे, और ये भी बताइएगा कि उस वक्त नमाज जुमा की इमामत किसने कराई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जुम्मा की अदायगी मौलाना साहब का हमेशा से ही मामूल रहा है कि वो जहाँ भी हो लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए वो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया तशरीफ़ लाते थे। उस दिन भी हम जमेरात को इस्लामाबाद में थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। रात को वापसी हुई हमारी। अगले दिन जुम्मा था। जुम्मे की नमाज में हम सारे इकट्ठे यहाँ शरीक थे, मौजूद थे। इसी दौरान नमाज हुई, इख्तितामी दुआ हुई। दुआ के बाद मौलाना साहब रुखसत हुए मस्जिद से। जैसे ही निकले मस्जिद के दरवाजे के बाहर उन्होंने अपने जूते पहने, जो ये सामने जगह नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं और आखिरी लोग जहाँ खड़े हैं, जो ये प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं, तो यहीं पे जूते उतरते हैं और मस्जिद की गेट से एंट्री हो जाती है। ठीक। मौलाना साहब ने जैसे ही जूते पहने तो मौलाना साहब की हर जुम्मे सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते थे। जो मौलाना साहब जैसे ही निकले तो उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद भी उनके पीछे निकल आए। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे उनको रोक दिया और मुसाफिया करने लगे। इसी दौरान जगह तंग पड़ गई तो मैं नीचे उतर आया। अच्छा। कि लोगों को सहूलत हो, कि लोग आसानी से उतर सकें। मैं यही पहुंचा था, यही खड़ा था। अच्छा। और मेरा चेहरा इस तरफ था। अच्छा। तो इसी दौरान पीछे से ब्लास्ट हो गया। तो क़यामत का मंजर था। जख्म मौलाना साहब आपके चेहरे पे लगे हैं और आपने अभी फरमाया कि आपका चेहरा उस तरफ था। जी बिल्कुल। तो ये कैसे जख्म आया आपको? अब ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ तो आप खड़े रहे या गिर गए थे? थोड़ा सा अगर मैं बस हिल गया। अच्छा। हिल गया, लेकिन मैंने चेहरा फौरन मौलाना साहब की तरफ किया। लेकिन धमाके के साथ ही यानी मेरे कान के पर्दे उस वक्त डिस्टर्ब हो गए, खून के फुहारे मेरे ऊपर जारी हो गए और मेरे बदन पे पूरे इंसानी आज़ा के छींटड़े लगे हुए थे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह होश और हवास में था उस वक्त। मैंने जैसे ही चेहरा मोड़ा कि मौलाना साहब तो उधर खड़े थे लेकिन उस वक्त वो मौजूद नहीं थे, तो मुझे पता चला कि ये अटैक हो गया। उससे पहले मुझे लगा कि इस ट्रांसफार्मर ने जो है ब्लास्ट किया है। लेकिन जब मैंने देखा कि मौलाना साहब मौजूद नहीं है और बारूद की बू है और मुझ पे खून जारी है और मेरे बदन पे जो है ये इंसानी अज़ा के छींटड़े लगे हैं, तो मैंने चीखना शुरू कर दिया कि अब्बू अब्बू। बस उसके बाद क़यामत का मंजर था। मैं जब ऊपर चढ़ा तो मौलाना साहब की लाश इस प्लेटफॉर्म से उड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई थी। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाश उनकी सही सलामत सालिम थी। अच्छा। हालांकि और ये भी मैंने सुना है, मौलाना साहब आपकी बात काट रहा हूँ, कि जब ये धमाका हुआ तो आधा घंटा तक उनकी सांस चलती रही। नहीं, ये तो यानी जब मैं चढ़ा उस वक्त दो लाशें उधर मौजूद थी, लेकिन वो हैबत ऐसी थी कि मैं पहचान न सका। फिर मैं उतरा, चीख रहा था। दोबारा जब चढ़ा तो वो लाश वालिद साहब की थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि उनका पेट हरकत कर रहा है। अच्छा। तो मैंने चीखना शुरू किया कि जल्दी गाड़ी लाएं कि हम हॉस्पिटल जाएं। इसी दौरान
गाड़ी आई, हम CMH की तरफ रवाना हो गए। CMH पहुँचे, उस वक्त मैं ख़ुद भी ज़ख्मी था, तो डॉक्टरों ने मुझे भी एडमिट कर दिया। वालिद साहब का वो जो इब्तिदाई ट्रीटमेंट होती है, CPR वगैरह, वो शुरू हो गई। मुझे तो वो तसल्ली देते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, ताहम मुझे कहा कि आपको हम वार्ड में ले जा रहे हैं। मौलाना साहब को हमने यहाँ अकेले ICU में, उनका अमला सिर्फ वही रुकेगा, आपको हम वार्ड में ले जाएंगे। तो मैं वार्ड चला गया। आपको ये बताया गया कि वो हयात हैं? मुझे ये बताया गया हयात हैं, लेकिन बाद में जब मेरे चचा मौलाना राशिदुल हक साहब मेरे पास वार्ड में आए और मुझे ये कहा कि वो शहीद हो चुके हैं, और डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि उनकी शहादत मौके पर ही हो गई थी। अच्छा, और यहाँ से जब वो उतरते थे तो सामने घर है आपका? जी, ये हमारा सामने घर है। उनका मामूल यही होता था, जब वो उतरते थे तो यहाँ मुलाकाती हजरात जमा होते थे, उनसे मुलाकात होती थी। उनका मामूल था जुम्मे के दिन इलाके के गरीब गुरबा आते थे, उनमें सदका तकसीम करते थे, तो वो अफराद मौजूद होते थे। मामूल के मुताबिक वो कब्र पे जाकर अपने वालिद साहब और दादा जान की कबूर पे फातिहा ख्वानी करते थे। जितने अफराद मुलाकाती आए हों, उनके साथ मुलाकात के बाद वो घर चले जाते थे। अच्छा, और आपके ख़ानदान के मज़ीद कितने अफराद ऐसे होते थे कि जो इसी इलाके से आके यही रास्ता इस्तेमाल करते थे? हम सब जो हैं, यानी शायद हम सब के सब आज ना होते। अच्छा, क्योंकि हम सब की जगह यही थी। लेकिन मैं और मेरा छोटा 12 साल का भाई, हम पहले उतर आए, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे चचा उस साइड पे खड़े थे। बाकी मेरे जो 2 चचा थे वो भी मेरे साथ उतर आए, और बाकी वालिद साहब के कज़न्स और जो थे वो सारे इत्तेफाकन, क्योंकि वालिद साहब को कुछ वो भी शहादा हैं जिन्होंने रोक रखा था और जो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो जगह की तंगी के बायस हम सारे उतर रहे थे, और उनके साथ जो मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद थे वो वहाँ रोक रहे थे। एनी शाहिदीन में से या ज़ख्मियों में से आपकी किसी से बात हुई? किस शक्ल में, किस रूप में ये खुद को, क्या हुलिया उसने अपनाया हुआ था, खुद को असल में इसका तो हमें कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि नमाज जुम्मा में हज़ारों अफराद आते हैं, और नमाज जुम्मा में लोग दड़ा आ रहे होते हैं खुतबा के टाइम। उस वक्त जो है गेट की इंतज़ामी और वहाँ जो पुलिस एहलकार होते हैं वो उनसे नरमी बरतते हैं, यानी उस वक्त उनकी तफसीली चेकिंग नहीं हो पाती। तो अब ये पता नहीं है कि वो किस वक्त अंदर दाखिल हुआ है, कब से मौजूद था, कब से इंतज़ार कर रहा था, किस शक्ल का था, क्या कपड़े पहने थे, इसका कुछ इल्म नहीं है। और CCTV कैमरा सिर्फ वो सामने जो लगा हुआ है वो एक ही है? उसी ने कवर किया है। अच्छा। बाकी ये वाला कैमरा है, लेकिन इसका चेहरा उस तरफ है। हाँ। और बाकी गेट वाले कैमरे भी हैं, उस पर हमने तो सारे जो हमारे साथ कैमरे की फुटेज थी वो सारी सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर कर दिए। थ्रेट्स किस नौइयत की थी? थ्रेट्स तो कुछ 5-6 महीने बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना साहब को थ्रेट लेटर आ जाता था कि आप एहतियात कीजिए, आप जो है दहशतगर्दों के निशाने पे है, लेकिन और कुछ वजाहत नहीं होती थी। मौलाना साहब किस किस्म की एहतियात करते थे? यानी मौलाना साहब को कहा जाता था कि अवामी इज्तिमात में मत जाएं। अच्छा। बस घर बैठ जाएं। यानी एक सियासी शख्सियत तो ये नहीं कर सकती है। आखिरी 3 दिन का आप कुछ बताना चाह रहे थे? यानी आखिरी चंद माह में कोई थ्रेट लेटर वसूल नहीं हुआ। अच्छा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। अच्छा, और आपके मदरसे का जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, कितने लोग इस गेट के ऊपर मामूर होते हैं? इसका तो मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है। अपने पुलिस स्टाफ है जो इनको मॉनिटर करता है। अच्छा। लेकिन 15-20 अफराद टोटल मदरसा के मुख्तलिफ गेट्स पे उनके गार्ड थे, और जो मुख्तलिफ उलमा साहिबान के साथ बहैसियत गनर भी हैं। ठीक, और सरकारी सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी, पुलिस एहलकार? जी जी बिल्कुल। कितने लोग थे वो? यही मैंने आपको बताया ना कि कुल मदरसे में तमाम 20 के करीब। 20 के करीब। अच्छा, ये बताइए इस मदरसे में टोटल तलबा की क्या तादाद है, और इसमें सिर्फ मर्द हैं या ख़वातीन के लिए भी शोबा है, और असातिज़ा की क्या तादाद? तकरीबन 3000 के करीब इसमें तलबा हैं जो मुकीम है यहाँ पे। मुकीम है, और बनीन है जिसको यानी मर्द हजरात हैं, और बनात का यानी लड़कियों का अलहदा शोबा बना हुआ है जिसका रास्ता हमारे घरों की तरफ से है, और उसमें भी तकरीबन 500 के करीब बनात लड़कियां हैं। लेकिन वो गैर रिहायशी हैं। अच्छा, और जो गैर रिहायशी मकामी स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं? उनका अपना तरीक़ाकार है, उनको अपना कार्ड मिलता है जिसमें उनका गैर रिहायशी लिखा होता है, और वो आते हैं, क्लासेस लेते हैं और फिर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, या बैरून मुल्क से भी यहाँ पे मुकीम हैं लोग? तो पहले जब हालात नॉर्मल थे तो बाहर दुनिया से भी
सेंट्रल एशिया के स्टूडेंट्स भी यहाँ थे, अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, पाकिस्तान के तमाम पुख्तून बेल्ट के हर इलाके के यहाँ स्टूडेंट होते थे। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन कई सालों से जब पाबंदियाँ सख्त हुई तो सेंट्रल एशिया के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल मुनक़ते हो गए उनका सिलसिला। ताहम अफ़गानी स्टूडेंट्स आते थे, यहाँ पर पढ़ते थे। अभी गुज़िश्ता चंद सालों से जब उन पर सफरी दस्तावेज़ात की पाबंदियाँ लगी हैं तो जो पाकिस्तान के अंदर जो कैंप्स के अंदर अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो तो आते हैं, और जो जो तलबा अफ़गानिस्तान से सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करके तालीमी वीज़ा लेके आते हैं तो उनको भी हम दाखिला देते हैं, लेकिन उनकी तादाद अभी कम है। अच्छा, आपको तो शायद वक्त नहीं मिलता होगा कि सोशल मीडिया पे अजीब किस्म की बातें चल रही हैं। एक तो इस मदरसे को उम्मुल मदारिस भी कहा जाता है, एक किरदार है, एक तारीख़ी किरदार है, और फिर अफ़गान जिहाद के हवाले से बड़ा इस मदरसे का नाम लिया जाता है। और फिर जो तालिबानाइजेशन की एक लहर खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में हमने देखी, उसमें भी फिर तरह तरह के लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं। माज़रत के साथ में अगर वो दोहरा दूँ, वो कहते हैं कि जी ख़ुदकुश हमला आवरों की फैक्ट्री, वहाँ पे ख़ुदकुश हमला हो गया। इस किस्म का प्रोपेगंडा किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये तो दीन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन लोगों का प्रोपेगंडा है। ये मदरसा खालिस एक दीनी मदरसा है, एक तालीमी मदरसा है। पाकिस्तान बनने से कबल 1936 में हमारे परदादा जान शेखुल हदीस मुल्ला अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अकोड़ा खटक में मदरसे से पहले एक स्कूल की बुनियाद रखी, जिसको मकतब स्कूल कहते हैं। हमारे इलाके के अक्सर अजमल खटक साहब, डॉक्टर शेर अली शाह साहब, हमारे इलाके के जितने नामवर शख्सियात अदीब हजरात थे वो उसी स्कूल के फैज़याब हैं। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो सितंबर 1947 में इस मदरसे की बुनियाद पड़ी। तब से लेकर आज तक ये मदरसा खालिसतन दर्स व तदरीस से में वाबस्ता रहा है। बाकी ऑक्सफोर्ड से एक बंदा तालीम हासिल करे और फिर अपने मुल्क में जाके लीडर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, वो उसकी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ है। या एक बंदा जाके चोर डाकू दहशतगर्द बन जाए तो उसका इल्ज़ाम जो है वो ऑक्सफोर्ड पे नहीं लगेगा। ये मदरसा, हाँ, हम जिहाद, हम मुजाहिदीन के हिमायत याफ्ता लोग हैं, हम जो है जिहाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अफ़गान जिहाद 1980 में जब अफ़गानिस्तान पे यलगार हुई, कुफरी ताकतों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उनका जो है मंसूबा पाकिस्तान को भी तबाह करना था, तो इस मदरसे में जितने भी अफ़गानी तलबा थे उस वक्त उन्होंने मदरसे के मोहतमिम शेखुल हदीस मुल्ला अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ली और अपना तालीमी सफ़र मुनक़ते करके अपने मुल्क के दिफा के लिए वहाँ जिहाद करने के लिए चले गए। हमारा किरदार उस मामले में है, हमने उनकी अखलाकी मोरल सपोर्ट की है। तो इसलिए कहते हैं कि मौजूदा जो अफ़गान सेटअप है, हुकूमती सेटअप, उसमें भी इस मदरसे के शागिर्द शामिल हैं। शायद ये उसी ज़माने के लोग हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो काबीना है उसकी अक्सरियत जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की फ़ारिग़ तहसील है, क्योंकि उनके लिए एक वाहिद अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के पुख्तून बेल्ट का यही एक वाहिद मदरसा था जो तमाम अफराद के लिए रिलायबल था, जो यहाँ आके तालीम हासिल करते थे, जिनका इस मदरसे पर एतमाद था। हर एक बंदे की ख्वाहिश होती थी कि वो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम हासिल करे। इसलिए हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम इस मदरसे के पैदावार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक तकरीर मैंने सुनी, आपने कहा कि मैं अपने दादा जान, अपने वालिद साहब का मिशन पूरा करूँगा। क्या मिशन था उनका? उनका मिशन पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया से जहालत का ख़ात्मा था। वो काल अल्लाह काल रसूल के दाई थे। उनका मिशन इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज की जद्दोजहद का मिशन था। उनका मिशन ख़त्म नबूवत के दिफा का मिशन था। उनका मिशन तागूती कुव्वतों के आगे सीसा फैलाई हुई दीवार बनने का मिशन था। यही उनका जुर्म था। इसी पादाश में वो दोनों शहीद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल हक सानी आपका। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल हक सानी की बातें आपने सुनी, इनके ख़यालात आपने जाने, और इस मकाम पर हम खड़े हैं कि जहाँ पर ये ख़ुदकुश हमला हुआ था। इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं। सियासी जानशीन मुकर्रर हुए हैं अपने वालिद गिरामी के, मौलाना हामिदुल हक शहीद के, और इसके बाद देखना अब यह है कि ये किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होते हैं। और ज़ाहिर है कि मदरसे की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और सियासी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है,
इस खित्ते की है, उस हवाले से इस मदरसे का किरदार और इस मदरसे की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो दो चंद हो गई हैं। हमारी दुआ है कि जो ज़िम्मेदारियों का बोझ मौलाना अब्दुल हक सानी साहब के ऊपर पड़ा है वो बेहतर अंदाज में अपने ओहदे से, अपनी ज़िम्मेदारियों से इंसाफ कर सकें। बहुत शुक्रिया।